यस, तो इज इट ऑडिबल नाउ? अभी चेक करिए। बच्चों अभी आ रहा है? आ गया? अरे आ गया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस, चलिए ठीक है, आ गया फाइनली। चलो, द साउंड इज बैक, ठीक है। एंड ठीक है, बाकी मतलब मुद्दे की बात ये है, रेफरल कोड भूलना नहीं है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड जेई लाइव। बाकी जो है कहानी वो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में पता ही है, ठीक है। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक बार मैं जरा माइक अटैच कर लेता हूं, आई विल बी जस्ट बैक। यस, तो चलिए, आ गया, वापस आ गया, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं आइंस्टाइन के एक बहुत ही अच्छे कोट्स के साथ, दैट इज वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। मतलब कि जिस सोच के साथ आपकी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुई थी, ठीक है, जिस थिंकिंग से आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि ये सही नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है, वो वही सोच आपको उसका सॉल्यूशन नहीं दिलाएगी, ठीक है ना। जिस एटीट्यूड के साथ आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, देख रहे हैं कि रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो आपको अपनी थिंकिंग में थोड़ा तो चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने एटीट्यूड में थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। बात घुमा फिरा के वही आ गई कि अगर आप रोज वही करते रहोगे जो आप आज तक करते आए हो, तो आप रोज आप वही मिलेगा आपको जो आज तक आपको मिलता आया है। तो अगर आप कुछ नया पाना चाहते हैं, कुछ बेहतर पाना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको अपनी थिंकिंग, अपने एक्शंस पे कुछ चेंजेस आपको लाने ही पड़ेंगे, राइट। रोहन क्या बोल रहा है? अच्छा, प्लेलिस्ट में लेक्चर सारे नहीं है, ठीक है बेटा, एक बार चेक कर लेंगे उसको। यश बेटा, सरफेस केमिस्ट्री में मेरे को ये बताओ, सरफेस केमिस्ट्री एक इकलौता चैप्टर है 12th की केमिस्ट्री में जिसमें समझने वाला मुश्किल से 5% है। सिंपल सिंपल इंफॉर्मेशन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई खतरनाक वाली थ्योरम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आप ढंग से आप सारे लेक्चर अगर सीक्वेंस में देख लो ना, बहुत सारा डेटा है, पर अगर आप ढंग से देख लोगे तो समझ आ जाएगा। मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा इसको सरफेस केमिस्ट्री समझ नहीं आई हो। मतलब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो ना, कई बार उसमें भी चीज़ें समझ नहीं आती, पर सरफेस केमिस्ट्री में अगर ऐसा हो गया तो मतलब देयर इज समथिंग रियली रियली रॉन्ग, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो बेटा, बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसा मतलब मेरे को डरा मत दो ऐसा बोल के, ठीक है। चलिए तो अब आगे स्टार्ट करते हैं, आज कंटिन्यू करते हैं। आज का लेक्चर हम सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। फिर आपको अगर जनरल डाउट्स अपने पूछने हैं, कुछ बेसिक चीजें आपने पूछनी है, तो उसके बाद आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेट मी फर्स्ट फिनिश द टॉपिक। देखिए, तो कोगुलेशन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोगुलेशन क्या होता है? जो सोल पार्टिकल्स है, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स इकट्ठे होकर सेटल डाउन कर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। तो कोगुलेशन, precipitation, not exactly the same thing, but yeah, very much relatable, very much similar, but not exactly same, ठीक है। तो the process of settling of colloidal particles is called coagulation और precipitation of soul। ये कैसे कैसे हो सकता है? ये हो सकता है बालकों इलेक्ट्रोफोरेसिस से। इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था आपने, चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो जो सोल पार्टिकल होगा वो ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट की तरफ भागेगा। जैसे नेगेटिव सोल है तो बेटा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा, पॉजिटिव प्लेट पे जाके वो डिस्चार्ज हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। फाइन, देन मिक्सिंग ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज सोल्स, एक पॉजिटिव सोल लिया आपने, एक नेगेटिव सोल लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या होगा? आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और सोल को स्टेबल रखने वाला फंडा क्या था? चार्ज। सोल पार्टिकल्स चार्ज थे, चार्ज होने की वजह से, जैसे पॉजिटिवली चार्ज हैं तो सारे पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल होंगे वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, इसलिए उनका आपस में कंबाइन होने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो बहुत कम होगी। द मोमेंट सोल पार्टिकल्स का ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, अब वो दोबारा कंबाइन करके कोगुलेट कर सकते हैं। तो जब आप दो ऑपोजिटली चार्ज सोल को मिक्स करेंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, दैट विल हेल्प इन कोगुलेशन।
बॉइलिंग करने से भी ये चार्ज आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है और कोगुलेट कर जाते हैं। परसिस्टेंट डायलिसिस अगर बहुत देर तक किया जाए, क्या होता है, डायलिसिस अगर बहुत देर तक किया जाए तो इवेंचुअली क्या होगा, जो उसके चार्ज पार्टिकल हैं वो भी निकल जाएंगे, जो उसको स्टेबलाइज करके रखे हैं। तो जो उसको स्टेबलाइजिंग चार्ज पार्टिकल चाहिए थे वो निकल गए तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जो चार्ज है, आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, उन चार्ज पार्टिकल को ऑपोजिटली चार्ज आयन आके न्यूट्रलाइज कर देंगे तो फिर से वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो ये सारे वो तरीके हैं जिनसे आप कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट या प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। अब जो आयन ये न्यूट्रलाइजेशन या ये कोगुलेशन करता है उसको कोगुलेटिंग आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो आयन इस पूरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे देरा अगर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना हो तो आपको एनायन चाहिए, तो एनायन उसके लिए क्या हो जाएगा, कोगुलेटिंग आयन, ठीक है। फिर एनायन को अगर आपने न्यूट्रलाइज करना हो तो आपको कैटायन चाहिए, तो कैटायन उसके लिए कोगुलेटिंग आयन हो जाएगा, ठीक है। तो किसकी कोगुलेटिंग पावर कितनी ज्यादा है, डिफरेंट आयंस की कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, दैट वाज डिफाइंड बाय हार्डी-शूल्ज रूल। हार्डी-शूल्ज रूल ने ये बोला, बहुत सिंपल है, तो कॉमन सेंस बेस्ड है, थोड़ा सा ध्यान दो यहां पर, आपको बहुत इजीली समझ आएगा। देखिए हार्डी-शूल्ज रूल बोलता है ग्रेटर द वैलेंस ऑफ कोगुलेटिंग और फ्लॉक्युलेटिंग आयन, यस, क्या, कोगुलेटिंग आयन जो कोगुलेट कर रहा है किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को, जितनी उसकी वैलेंस ज्यादा होगी उतनी ही उसकी पावर ज्यादा होगी प्रेसिपिटेट करने की। जैसे कि मान लीजिए नेगेटिव सोल है हमारे पास, तो बेटा अगर हमारे पास एक नेगेटिव सोल है तो इसको कोगुलेट कौन करेगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे हमारे पास ये तीन आगे, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और बेरियम 2 पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, जितना ज्यादा वैलेंस, जैसे एल्यूमिनियम का वैलेंस यहां पे 3 है, सोडियम का 1 है, बेरियम का 2 है, तो बेटा जिसके पास ज्यादा चार्ज है वो क्या करेगा, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो वो 3 नेगेटिव को अकेला न्यूट्रलाइज कर देगा, अकेला, पावर ज्यादा है ना। जबकि 3 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम के 3 कैटायन लगेंगे, राइट। तो जितना ज्यादा इनके ऊपर चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा इनकी कोगुलेटिंग या क्या होगी, प्रेसिपिटेटिंग पावर होगी। तो कोगुलेटिंग या फ्लॉक्युलेटिंग पावर जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी जितना उस आयन के ऊपर होगा चार्ज। समझे इस बात को, सिंपल सा था। तो अगर मेरे को 6 नेगेटिव चार्ज को पूरा न्यूट्रलाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ले लूंगा, ठीक है, पर सोडियम पॉजिटिव मेरे को कितने चाहिए होंगे वहां पे, 6, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आप इसको पढ़िए जरा, नमो सर आपको थोड़ा सा एंटरटेन करेंगे। मैं एक छोटी सी चीज करता हूं जरा। ओके, कुछ आई वाज हियर ओनली एंड पारस सर और मैं देख रहा था, सो आई मीन ये सब मुझे बहुत कम समझ में आता है, बट हाँ, तो ऑल आई नो इज थोड़ा बता देता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम में 3+ इसलिए है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन कम है। यस, सही बात है। और वो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो नमो सर के घर पे पड़े हुए हैं। यस 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 एब्सोल्युटली, ठीक है। जैसे ये टमाटर ले आते हैं वेंटी से, कभी प्लेट्स ले आते हैं, ठीक है। तो आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग एंड जे लाइफ डेली का मोशन मतलब मस्त चल रहा है। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यार देखो, बी वेरी अटेंटिव इन दीज लेक्चर्स एंड टेक नोट्स, है ना, और नोट्स डाउनलोड करना भी जरूरी है अगर आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हो। यस, चलिए तो नमो सर को इलेक्ट्रॉन्स के पास वापस भेज देते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज आपको समझ आ गई होगी, कोगुलेटिंग या फ्लॉक्युलेटिंग पावर क्या है। अब देखो वैल्यू और पावर दो अलग चीजें हैं। जितना ज्यादा चार्ज उसकी पावर उतनी अच्छी है, क्योंकि थोड़ा सा लगेगा और बड़ा काम करेगा। थोड़े से आयंस बहुत ज्यादा को कोगुलेट कर देंगे, तो पावर बहुत है, पर वैल्यू बहुत कम है। क्यों? वैल्यू का मतलब है कि कितना डालना पड़ेगा मेरे को कोगुलेट करने के लिए। जो ज्यादा पावरफुल होगा वो थोड़े से अमाउंट में काम कर जाएगा, तो उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी, ये याद रखना। जो अच्छा कोगुलेटिंग एजेंट होगा या आयन होगा तो थोड़ा सा डाल के काम करेगा, तो उसकी पावर ज्यादा होगी पर उसकी वैल्यू कम होगी, समझे। तो कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल अगर आप देखेंगे, नेगेटिव सोल के लिए तो ये होगी पावर 3 पॉजिटिव, फिर 2 पॉजिटिव, फिर 1 पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव सोल को आपको न्यूट्रलाइज करना है तो बेटा 4 नेगेटिव चार्ज सबसे अच्छा काम करेगा, उससे कम होगा 3 नेगेटिव वाला, उससे कम होगा 2 नेगेटिव और सबसे कम होगा 1 नेगेटिव वाला, समझे। तो ये पार्ट समझ आई कि कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग वैल्यू।
ठीक है, वैल्यू और पावर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना जब आपको पूछा जाए कि कोऑगुलेटिंग पावर पूछा जा रहा है, कोऑगुलेटिंग वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो पावर देखिए जल्दी से एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं। इनऑर्गेनिक की बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। अरे वाह, एक बहुत ही अच्छा डाउट पूछा है किसी ने, राहुल ने पूछा है, नोबेल प्राइज जीतना कैसे है। वैसे जो बच्चे प्लस की क्लासेस मेरी अटेंड करते हैं उनको पता है कि हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे के भाई आते हैं जो एकदम नोबेल प्राइज लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब मैं लिटरली उनको बोलता हूँ, ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं कि मैं बोलता हूँ बेटा मतलब क्यों ये नोबेल प्राइज वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, कुछ छोटी मोटी चीज़ पूछ लो। ठीक है, मतलब ऐसे महान लोग आ जाते हैं कि लगता है इनको नोबेल प्राइज दे ही देना चाहिए। तो बेटा नोबेल प्राइज आप जीत सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी प्लस की क्लास में आइए तो आपको पता लगे कि नोबेल प्राइज का क्वेश्चन किस तरह के रहते हैं। ठीक है, यस बेटा गोल्ड नंबर भी आने वाला है, चिंता नहीं करो। ठीक है, गोल्ड नंबर भी कहीं नहीं जा रहा, आज वैसे ही धनतेरस है तो गोल्ड नंबर को तो आज आना ही आना है। ठीक है, चलो देखो लेट्स कंटिन्यू। तो कोऑगुलेटिंग पावर क्या है? द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर। मिलीमोल, ध्यान रखना, मोल्स नहीं, मिलीमोल्स पर लीटर में जो मिनिमम कंसंट्रेशन आपको चाहिए टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, वो है उसकी कोऑगुलेटिंग पावर। ठीक है, तो कोऑगुलेटिंग वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोऑगुलेटिंग पावर, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यस एक चीज है, मेरे को लग रहा है कि ये एक्चुअली कोऑगुलेटिंग पावर नहीं है, ये आपका कोऑगुलेटिंग वैल्यू होगा, पावर नहीं होगा, ये वैल्यू होगा। क्योंकि मिलीमोल्स पर लीटर में तो हम वैल्यू निकालेंगे ना उसकी, पावर तो हम उसके आयन की उसके चार्ज से निकाल देते हैं, कितना चार्ज है उसके ऊपर। तो ये कोऑगुलेटिंग वैल्यू है, पावर नहीं है, वो गलत लिख दिया था वहां पे। तो कोऑगुलेटिंग वैल्यू इज मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, कि मिलीमोल्स पर लीटर, ये 1 लीटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कोऑगुलेट करने के लिए कितने मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट हमारा लगा था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कोऑगुलेशन। पहली बात है नेचर ऑफ सोल। जो लायोफोबिक हैं, लायोफोबिक बेचारे बड़ी मुश्किल से जनरेट किए होते हैं, हमने बहुत मुश्किल से बनाए होते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स। पता है ना आपको, स्पेशल मेथड से हम लायोफोबिक कोलाइड जनरेट करते थे। तो बेटा लायोफोबिक बहुत जल्दी क्या होते हैं ना, बड़े अनस्टेबल होते हैं, तो उनको कोऑगुलेट करना बड़ा आसान है, क्योंकि पहले वो स्टेबल नहीं है, उनको स्टेबलाइज करने के लिए हमने स्टेबलाइजर डाल के रखे होते हैं। तो लायोफोबिक कोलाइड्स दे कोऑगुलेट इजीली। लायोफिलिक आर कंपैरेटिवली स्टेबल, वो काफी स्टेबल है, उनको कोई खास स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए उनको कोऑगुलेट करना उतना आसान नहीं होता। तो इनकी कोऑगुलेशन इज नॉट दैट इजी, बट यस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद अ सुटेबल सॉल्वेंट कैन अफेक्ट कोऑगुलेशन। तो आसानी से कोऑगुलेट कौन होता है? जो खुद अनस्टेबल थे। कौन से थे? लायोफोबिक। देन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो ज्यादा नंबर ऑफ आयंस देगा, पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कोऑगुलेशन जल्दी करेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो पूरी तरह आयनाइज नहीं होगा, कम आयन जनरेट करेगा, तो कोऑगुलेशन स्लो हो जाएगी। फिर चार्ज ऑन कोऑगुलेटिंग आयन, भाई जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना बेटर है। जैसे मेरे को पॉजिटिव सोल को न्यूट्रलाइज करना है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा एक आयन पे इलेक्ट्रोलाइट के, उतनी ही जल्दी कोऑगुलेशन हो जाएगी। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए इनके ज्यादा भी इनमें घूमते नहीं है। अब बात आती है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड में क्या है? जो लायोफिलिक सोल हैं दे आर सॉल्वेंट लविंग। लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट लविंग, ठीक है। तो लायोफिलिक सोल्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड, क्योंकि उनका सॉल्वेंट के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, मतलब बहुत अच्छी अट्रैक्शन है सॉल्वेंट के साथ। तो दे आर वेरी वेल सॉल्वेटेड, सॉल्वेंट से बहुत अच्छी इंटरेक्शन करते हैं, हेंस दे आर मोर स्टेबल देन द लायोफोबिक सोल। और लायोफिलिक कोलाइड्स को इसीलिए एज अ प्रोटेक्टिंग कोलाइड भी यूज करते हैं हम लायोफोबिक के लिए। तो वो लायोफोबिक को जाके प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसकी चारों तरफ एक शेल जैसा बना देंगे चारों तरफ उसके, और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो लायोफिलिक को प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स की तरह यूज किया जाता है लायोफोबिक के लिए, फॉर एग्जांपल जिलेटिन, पोटैटो स्टार्च एटसेट्रा। अब ये जो प्रोटेक्टिंग पावर है, बेटा प्रोटेक्टिव पावर को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर की। जो लायोफिलिक कोलाइड है
वो कितना अच्छा प्रोटेक्टिंग पावर है उसके पास, कितना ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाएगा वो किसी लायोफोबिक कोलाइड को, ये कैसे पता चलता है? उसके गोल्ड नंबर से। अब आपने एक काम करना है, आपने ये काम करना है कि चलो धनतेरस तो है ही है, ये एक बार पूरी स्टेटमेंट इसको पढ़ो, व्हाट एग्जैक्टली इज गोल्ड नंबर, फिर मेरे को बताओ आपको समझ आया ये कि नहीं आया। ठीक है, जल्दी से मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे यहां पर इसको जल्दी से समझ लेंगे। जल्दी से करो। बेटा गेमर, जीटा पोटेंशियल हो चुका है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, नंद किशोर बेटा एमेजॉन में डाउट्स आ रहे हैं, आप एक काम किया करो, देखो अभी ऑर्गेनिक हम कल के लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करेंगे, तो व्हाट यू कैन डू इज के यस यू कैन मेंशन द क्वेश्चन नंबर ऑफ एमेजॉन, कमेंट्स में मेंशन कर दिया करो। ठीक है, कमेंट्स में आप मेंशन करो, फिर देखते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू इंक्लूड देम इन द लेक्चर जहां पर वो रेलेवेंट होंगे। अगर आपके अल्डिहाइड कीटोन्स या पुराने चैप्टर्स के हैं तो आप मेंशन कर दो, देखते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो दैट्स ग्रेट, काफी बच्चों को समझ आ गया, कुछ कुछ को अभी नहीं आया। ठीक है, पर आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है ये। देखिए अब गोल्ड नंबर क्या है, गोल्ड नंबर डिफाइन कैसे होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम, mg मींस मिलीग्राम, कि कितना अमाउंट में डाला, मिनिमम कितने मिलीग्राम मैंने डाले, व्हेन एडिड टू 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल। तो चलिए मेरे पास ये गोल्ड सोल है, दिस इज 10 ml ऑफ गोल्ड सोल। ठीक है, इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ गोल्ड सोल ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl। देखिए गोल्ड सोल है, लायोफोबिक है, ठीक है ना, ये लायोफोबिक है, राइट, ये मानते हो बेटा? क्योंकि ये लायोफोबिक सोल है तो इसमें अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, जैसे कि NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो बेटा लायोफोबिक में अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाएगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, उसको कोगुलेट कर देगा। तो अगर मैं इसमें NaCl ऐड कर रहा हूं 1 ml ऑफ 10% NaCl, मतलब मेरे पास एक 10% NaCl सॉल्यूशन था। ठीक है, आई हैव दिस 10% NaCl सॉल्यूशन, यहां से मैंने 1 ml लिया और वो 1 ml मैंने इसमें डाला, तो वो 1 ml इसमें डालते ही अगर इसकी कोगुलेशन हो गई तो ठीक है, होनी भी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, उस कोगुलेशन को रोकने के लिए मैं एक प्रोटेक्टिव कोलाइड डाल रहा हूं, राइट? तो मैंने थोड़ा सा प्रोटेक्टिव कोलाइड डाला, मान लीजिए कुछ मिलीग्राम, नहीं, ये जो कोगुलेशन थी वो रुकी नहीं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा और डाला, तो एक पॉइंट पे आके मैंने जब x मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड डाला तो मैंने देखा कि ये NaCl डालने पे कोगुलेशन नहीं हुई, मतलब उतने मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड ने इस लायोफोबिक सोल को कोगुलेट होने से बचा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया उसको, दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। तो बेटा जितना कम डालने पे ही वो काम हो जाए उतना बढ़िया है ना। मान लीजिए कि 2 मिलीग्राम में काम हो गया और दूसरे केस में 4 मिलीग्राम डालने पड़े, तो ज्यादा अच्छा प्रोटेक्टिंग पावर किसकी है, 2 मिलीग्राम वाले की, क्योंकि कम डाल के काम हो गया। तो गोल्ड नंबर जितना कम हो प्रोटेक्टिव पावर उतनी ही ज्यादा होती है। तो ये समझ आया कि गोल्ड सोल को NaCl सॉल्यूशन डाल के आप कोगुलेट कर सकते थे, पर उसको प्रिवेंट करने के लिए जितने मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड हमें डालना पड़ा, दैट इज डिफाइंड एज गोल्ड नंबर। ठीक है, दैट इज क्लियर। तो बेटा जितना कम गोल्ड नंबर होगा उतना ही आपकी प्रोटेक्टिव पावर उस लायोफिलिक कोलाइड की ज्यादा होगी। ठीक है, दैट इज क्लियर। चलिए, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, सिंपल सा क्वेश्चन गोल्ड नंबर के ऊपर। तो ऑन एडिंग 1 ml solution of 10% NaCl to 10 ml gold soul in presence of 0.25 gram starch, the coagulation is just prevented. What is the gold number of starch? बताइए। कितना होगा ये?
Okay, I'll be waiting for your answers. Maximum 30 seconds for this question. बेटा अंतारुराज, देखो आप प्लस सब्सक्रिप्शन को दो अलग अलग डिवाइसेस पे चला सकते हैं, बट एट अ टाइम आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एट अ टाइम आप एक ही डिवाइस पे पढ़ सकते हो ना। आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हो उसको, अपने आप डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट या एट अ टाइम अगर आप दो लोग चलाएंगे तो डेफिनेटली वो तो क्लियर हो जाएगा ना कि दे आर टू डिफरेंट यूजर्स साइमल्टेनियसली यूजिंग द सेम अकाउंट, ठीक है, तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, यस नंद किशोर बेटा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, देखते हैं, पर टॉपिक मेंशन कर देना उसमें, राइट। चलिए, तो बच्चों आंसर कितना आ रहा है? 2.5, 250। सौरभ पाठक ने 250 दिया है, दैट इज करेक्ट। रिया सिंह ने 250 दिया हुआ है। एनीवन एल्स? नहीं। रमाकांत राणा। चलिए, तो फाइनली बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया, सही आंसर देना स्टार्ट कर दिया। देखिए ये स्टेटमेंट वही है, 1 ml 10% NaCl डालते हैं, 10 ml गोल्ड सोल में डालते हैं। कितना डाल रहे हैं हम डाल रहे हैं 0.25 ग्राम। बेटा 0.25 ग्राम इज एक्चुअली 250 मिलीग्राम। 250 मिलीग्राम है ना स्टार्च का, तो मिलीग्राम में जो अमाउंट आपने ऐड किया जिससे कोगुलेशन जस्ट प्रिवेंट हो जाए, वो गोल्ड नंबर होता है। तो ये आपका गोल्ड नंबर, सिंपल। जो भी डेटा दिया था बस उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना था, ग्राम को मिलीग्राम में, तो इतना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। चलिए जल्दी से 30 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। 30 सेकंड देखना आपने जल्दी से बच्चों उसको। बेटा प्रखर पी ब्लॉक भी आएगा। देखिए जिशान अभी ट्रेन में है और लेक्चर देख रहा है, दैट्स ग्रेट थिंग। तो ये आप सिर्फ जेई लाइव डेली पे और अनअकैडमी प्लस पे ही कर सकते हो, कि आप बस में हो, ट्रेन में हो, गाड़ी में हो, प्लेन में हो, ठीक है, तब भी आप लेक्चर देख सकते हैं। तो स्टडी एनीवेयर, ऑप्शन सी। जो भी आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनका जब भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है तब हम क्या यूज करते हैं? ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ये आपको सिंपल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल याद करने वाले, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाला काम नहीं था। अगर आपने पढ़ा है ब्रेडिक आर्क मेथड वाली स्लाइड, ढंग से पढ़ी है, तो आपको ये पता होगा कि ऐसा होता है। नेक्स्ट वन, कोलाइडल सॉल्यूशन कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज। हाँ, अब ये भी एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाने वाला काम नहीं है, इट इज ओनली इंफॉर्मेशन। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चों ने सरफेस केमिस्ट्री को एक्स्ट्रा पढ़ा, घर जाके एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी, ढूंढी, क्वेश्चन सॉल्व किए। तो किसी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है? इंफॉर्मेशन है, लॉजिक नहीं है इसके पीछे कुछ भी। वाह, नहीं बेटा हिमेश, बेटा आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, ट्रेन तक मामला सही था, ठीक है, बट लेट्स नॉट गो टू दैट एक्सट्रीम। बाथरूम में हो तो चुपचाप नहा ही लो, ठीक है, या जो भी कर रहे हो कर लो, बट मतलब ठीक है, मेंशन करने की जरूरत नहीं थी बच्चों को कि आप वहां पर भी लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। यस मिस्टर नयन, तो अकीब वांट्स टू ज्वाइन प्लस, यस ज्वाइन करो, जल्दी से कर लो, ठीक है। ओके, ए ऑप्शन दैट्स करेक्ट, कोलाइडल सल्फर। तो कोलाइडल सल्फर को यूज करते हैं स्किन डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो यस, काफी बच्चों को आता ही है, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट वन, एमल्शंस। एमल्शंस भी कोई खास बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस इसमें याद करना आपने, दो टाइप की एमल्शन होती हैं, ठीक है। मतलब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, जस्ट पढ़ लो, एक बार देख लो। तो एमल्शंस बेसिकली क्या है बेटा? ऑयल और वाटर को अगर आप मिक्स करने की ट्राई करते हो, मिक्स होते हैं क्या? नहीं होते, राइट। आप एक कंटेनर में पानी लो, ऊपर से ऑयल डालो, थोड़ा आप शेक करोगे, वो इतनी जल्दी मिक्स नहीं होंगे, और हुए भी तो थोड़ी देर के बाद फिर से ऑयल अपना अलग से लेयर में चला जाएगा, पानी अपना अलग से लेयर में आ जाएगा, ठीक है। तो दे आर इमिसिबल।
तो दीज आर लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम। एमल्शन क्या है? वो लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम है, दोनों कंपोनेंट ही लिक्विड है। एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स इज शेकन, अ कोर्स डिस्पर्जन ऑफ वन लिक्विड इन द अदर इज ऑब्टेन्ड। जैसे पानी में अगर आप ऑयल डाल के अच्छे से शेक करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऑयल के ड्रॉप्स बीच में आपको दिखेंगे, कुछ इस तरह का कोर्स डिस्पर्जन बनेगा। और वो भी इतने इजीली नहीं बनेगा कि पानी में ऑयल डाल लिया, आपको साथ में कुछ एमल्सीफायर ऐड करना पड़ेगा, मतलब ताकि थोड़े से मिक्स हो, उसके लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा। पर वो करने के बाद भी इस तरह का एक डिस्पर्जन उसमें बन जाएगा। वैसे ही अगर आप ऑयल में, ठीक है, देखिए ऑयल में पानी डालते हैं तो कुछ ऐसा होगा, ऑयल मेजॉरिटी में अगर पानी के बीच बीच में इस तरह की आपको कोर्स डिस्पर्जन मिलेगा। तो ये है ऑयल इन वाटर, ये है वाटर इन ऑयल। तो दो टाइप की एमल्शन आती है, वन इज ऑयल इन वाटर टाइप, जैसे कि मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम। तो मिल्क क्या है? वाटर में एक्चुअली ऑयल है, एमल्शन बना हुआ है, राइट। और वाटर इन ऑयल क्या है? बटर एंड क्रीम, कि ऑयल मेजॉरिटी में था, उसमें थोड़ा सा वाटर डिस्पर्स्ड है। तो ये दो टाइप की इमल्शन है, पर ये इतने इजीली मिक्स नहीं होते। ऑयल और वाटर उतने इजीली भी मिक्स नहीं होते हैं। इनको मिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ ऐड भी करना पड़ता है, इसको बोलते हैं एमल्सीफायर। ठीक है, देखिए अब प्रोसेस है डिमल्सिफिकेशन। तो इमल्शन को वापस से अगर आपने दोनों कंपोनेंट में तोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड डिमल्सिफिकेशन। तो इमल्शंस कैन बी ब्रोकन डाउन और डिमल्सिफाइड टू गेट द कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड बाय हीट करके, फ्रीज करके, सेंट्रीफ्यूजिंग, सेंट्रीफ्यूजिंग पता ना, बटर निकालते हैं जो, ठीक है, और बाय एडिशन ऑफ एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दे आर आल्सो ब्रोकन बाय डिस्ट्रॉइंग द एमल्सीफाइंग एजेंट। ये जो एमल्सीफाइंग एजेंट था, दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमल्शन। आपने चीज देखी होगी, अगर आपके हाथ में ऑयल लगा हुआ है और आप जाके नलके के नीचे हाथ धोने की ट्राई करते हैं, ऑयल निकलता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑयल और वाटर मिक्स ही नहीं होंगे। बट अगर आप थोड़ा सा साबुन लगा लेते हैं तो वो ऑयल को वाटर में मिक्सिबल कर देता है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ एमल्सीफाइंग एजेंट, जो ऑयल और वाटर को मिक्स कर दे रहा है। ठीक है, तो ये एमल्सीफाइंग एजेंट। तो एमल्सीफाइंग एजेंट की वजह से ही एमल्शन स्टेबल है। अगर आप किसी तरीके से उस एमल्सीफाइंग एजेंट को ही ब्रेक कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, तब भी एमल्शन टूट जाएगा अपने कंपोनेंट्स में। देन डाइल्यूशन, तो एमल्शंस कैन बी डाइल्यूटेड विद एनी अमाउंट ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्जन मीडियम है वो आप डाल दो, जैसे ऑयल इन वाटर में, वाटर इज द डिस्पर्जन मीडियम जो एक्सेस में है, तो पानी आप और उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द डिस्पर्स्ड लिक्विड व्हेन मिक्स विद इट विल एट वंस फॉर्म अ सेपरेट लेयर। बट अगर आप उसमें डिस्पर्स्ड फेज डाल दोगे, जैसे ऑयल इन वाटर है, ऑयल इन वाटर में वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम एंड ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज, तो इसमें आप पानी और डालते रहोगे कोई दिक्कत नहीं है, वो डाइल्यूट हो जाएगा एमल्शन। बट अगर आपने ऑयल डाला थोड़ा सा और, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर एमल्शन टूट जाएगा, ऑयल की अलग लेयर बन जाएगी, पानी की अलग लेयर बन जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, चलिए जेल्स हैं। जेल्स आपको बताइए, जेल is a jelly like colloidal system। जेल भी एक colloidal system है in which a liquid is dispersed in a solid medium। तो dispersion medium आपका solid है और dispersed phase है liquid, and the process of gel formation is called gelation। तो बेटा दो टाइप के जेल आते हैं, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक। इलास्टिक वही है जो वापस से अपनी शेप को रीगेन कर ले, मतलब आपने अगर जेल में से सारे के सारे पानी को या लिक्विड को इवेपोरेट भी कर दिया, हटा दिया, वापस से पानी डाल दो, फिर से जेल बन जाएगा, मतलब रिवर्सिबल है। तो इलास्टिक जेल क्या होते हैं? इलास्टिक जेल्स आर द जेल्स व्हिच व्हेन हीटेड केयरफुली, हीट करने पे पानी निकल जाएगा उसका, है ना, दे फॉर्म अ ड्राई मास, सूख जाएंगे। एंड इफ दिस ड्राइड मास व्हेन प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद लिक्विड, फिर से लिक्विड एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाएगा और वापस से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। दे आर कॉल्ड इलास्टिक और रिवर्सिबल जेल्स। फॉर एग्जांपल अगार अगार, जिलेटिन, फ्रूट जैम। तो जो इलास्टिक जेल हैं दे आर लायोफिलिक एंड रिवर्सिबल, जबकि नॉन इलास्टिक है वो ऐसा नहीं करते। हीट करने पे अगर वो अपना लिक्विड लूज कर देंगे तो बेटा वापस से लिक्विड के कांटेक्ट में आने पे वो दोबारा नहीं जेल बनाएंगे। तो दे आर नॉन इलास्टिक और इरिवर्सिबल। तो ये कौन से होते हैं? लायोफोबिक,
क्योंकि लायोफोबिक एक बार अगर आपने डिसोशिएट कर दिया वापस से वो दोबारा इजीली नहीं बनता, वो इरिवर्सिबल होते हैं लायोफिलिक सोल, सॉरी लायोफोबिक सोल। तो इलास्टिक जेल लायोफिलिक है, नॉन इलास्टिक जेल लायोफोबिक है। नेक्स्ट वन, अब ये जेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हाइड्रेशन, स्वेलिंग, सिनर्सिस, थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, तो ये चीज पढ़ लोगे, बहुत सिंपल से यार, जस्ट टू द पॉइंट है। स्वेलिंग आपको पता है कि वो एब्जॉर्ब करके स्वेल अप कर जाएगा, दैट्स कॉल्ड स्वेलिंग। हाइड्रेशन, कंप्लीटली डिहाइड्रेट इलास्टिक जेल, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको बोलेंगे उसका हाइड्रेशन। सिनर्सिस, दे ऑन स्टैंडिंग दे अंडरगो श्रिंकेज, जिसमें वो अपना सॉल्वेंट छोड़ देते हैं। थिक्सोट्रॉपी, दे आर सेमी सॉलिड व्हेन एट रेस्ट, they are semi solid but revert to liquid सोल on agitation, शेक करने पे ज्यादा, ठीक है, वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी। तो जस्ट डेफिनेशंस हैं, कोई बहुत ज्यादा फंडामेंटल चीजें नहीं है और उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैंने मेंशन कर दी है, इंक्लूड कर दी स्लाइड्स में, पढ़ लेना आप, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, चलिए बच्चों अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जल्दी से, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं और आपके जनरल डाउट्स पूछ लेते हैं। हेलो मिस्टर बंटी, बेटा स्वीट्स तो खा लूंगा मैं, बट आप स्वीट्स भेजोगे कैसे? बात तो मजे की ये है। चलिए हैप्पी दिवाली सबको। अभी तो रुको, दिवाली की विशेष देते हैं, अभी कौन सा लेक्चर खत्म हो रहा है, ठीक है। देखिए, तो कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी प्यूरिफाइड बाय द फॉलोइंग मेथड, किससे होगा भाई? ऑप्शन ओके ए आ रहा है, चलिए ठीक है देखते हैं। डायलिसिस से यस प्यूरिफाई किया जा सकता है। बेटा पेप्टाइजेशन क्या होता है? पेप्टाइजेशन क्या होता है? एक प्रेसिपिटेट को वापस से कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना, राइट। द पेप्टाइजेशन इज, अभी ले लो, मुझे याद नहीं था कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये। तो पेप्टाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल, बी ऑप्शन, सिंपल, अभी मैंने बोल ही दिया, इसका आंसर ही बोल दिया। नेक्स्ट वन, ब्लीडिंग इज स्टॉप बाय एप्लीकेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, दिस इज बिकॉज, चलिए बताइए। नैना दास, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी अभी अरे आएगी ना, अभी जीओसी स्टार्ट हुआ है 11th का, तो जीओसी में जैसे बेटा हम न्यूक्लियोफाइल बेस वाले पार्ट पे आएंगे, या मैं अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा मैंने पढ़ाया हुआ है, क्या बात कर रहे हो? न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अगर आप मेरा अल्काइल हैलाइड हेलो अल्केन के लेक्चर देखेंगे तो उनमें स्टार्टिंग में पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले, एसएन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाया हुआ है। चलिए आंसर बी है। तो ब्लीडिंग क्यों रुक जाती है? बाय एप्लीकेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, बिकॉज ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल नहीं। द ब्लड रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स अ सॉलिड विच सील्स द ब्लड वेसल, और ब्लड इज कोगुलेटेड, है ना। तो ब्लड इज कोगुलेटेड एंड दस द ब्लड वेसल इज सील्ड, तो वो कोगुलेट कर जाता है, ठीक है। फेरिक क्लोराइड कुछ नहीं करता उसमें। नेक्स्ट वन, गोल्ड नंबर ऑफ अ लायोफिलिक सोल इज सच अ प्रॉपर्टी दैट, चलिए 30 सेकेंड फॉर दिस वन। यस बच्चों, मेरे को भी दिवाली मनानी है, पर पढ़ाई भी कर लेंगे, थोड़ी सी दिवाली भी मना लेंगे, उसमें क्या है, ठीक है। बेटा सरफेस केमिस्ट्री का ये आज लास्ट लेक्चर है, आज सरफेस केमिस्ट्री डन हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, देखिए, तो गोल्ड नंबर ऑफ ए लायोफिलिक सोल इज सच अ प्रॉपर्टी दैट द लोअर इट्स वैल्यू द ग्रेटर इज द प्रोटेक्टिंग पावर, तो लोअर इट्स वैल्यू ग्रेटर द प्रोटेक्टिंग पावर, ऑप्शन सी। यस, प्रोटेक्टिव सोल कौन से होते हैं? लायोफिलिक होते हैं, लायोफोबिक होते हैं, चलिए जल्दी बताइए। हिमांशु, नहीं बेटा, डेली आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, डेली लेक्चर आएंगे, ठीक है। तभी तो बोला कि दिवाली की छुट्टियों पे भी पढ़ाई हमारी चलती रहेगी, ठीक है, रिवीजन आपका चलता रहेगा। देखिए, प्रोटेक्टिव सोल कौन से होते हैं? लायोफिलिक होते हैं। नेक्स्ट वन,
फॉर द coagulation of 200 ml of AS2S3 solution arsenic sulfide 10 ml of 1 molar NaCl is required। चलिए भी जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखते कौन बच्चा सबसे जल्दी इसका आंसर देता है। तो कोगुलेटिंग वैल्यू बताई थी ना, मिलीमोल पर लीटर। तो 200 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्यूशन, तो 200 ml के लिए अगर आपका 10 ml ऑफ 1 मोलर लग रहा है तो बेटा 1 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, 200 ml के कितना है तो उसका 5 टाइम्स हो जाएगा, 50 ml लगेगा। तो 50 ml ऑफ 1 मोलर, तो 50 ml ऑफ 1 मोलर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स, तो 50 मिलीमोल्स। डन। देखिए तो सिंपल क्वेश्चन था कि 200 ml के लिए आपको चाहिए 10 ml ऑफ 1 मोलर। तो बेटा 10 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब कितना होता है, 10 मिलीमोल्स। तो 10 मिलीमोल चाहिए आपको 200 ml के लिए। अगर आपको 1000 ml के लिए चाहिए तो 5 टाइम चाहिए होगा ना, 50 मिलीमोल चाहिए होगा। तो 1 लीटर के लिए आपको 50 मिलीमोल चाहिए, और वही तो कोगुलेटिंग वैल्यू होती है। ठीक है, ऑप्शन सी। सिंपल सा था, सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन, अ रेडिश ब्राउन सोल इज ऑब्टेन्ड बाय, रेडिश ब्राउन सोल containing Fe3 positive ions। थर्मोडायनेमिक्स का स्पेशल क्लास, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा लूंगा। अभी थर्मोडायनेमिक्स पे स्पेशल क्लासेस फिर से लेनी है मैंने। ठीक है, अच्छा, और कल सुबह में अराइल हैलाइड्स पे स्पेशल क्लास ले रहा हूं सुबह 8 बजे। अराइल हैलाइड्स, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, वो बेंजाइन मेथड, वो सारा वाला पार्ट कल सुबह 8 बजे स्पेशल क्लास है, ज्वाइन कर लेना अगर आपको वो टॉपिक कवर करना है। ठीक है, तो बच्चों इसका क्या होगा, रेडिश ब्राउन सोल इज ऑब्टेन्ड बाय, देखिए एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ FeCl3 टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट होता है, आप FeCl3 डालते हो तो Fe3 पॉजिटिव आयन सेलेक्टिवली एड्सॉर्ब होते हैं और पॉजिटिव सोल जनरेट होता है। अगर आप FeOH थ्राइस डालोगे तो FeCl3 के सॉल्यूशन पे तो कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन ए, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, गोल्ड नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इज 0.03। चलो भी ये बताओ जल्दी से, गोल्ड नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इज 0.03। This question quickly, 1 minute for this one। जल्दी से। यस बेटा, MS चौहान के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक स्टार्ट होने दो, आप लोग अपने डाउट्स को मेंशन कर दो कमेंट्स में। ठीक है, जब जब टाइम मिलेगा मैं डाउट्स आपके कवर करूंगा। ध्यान से आंसर दो बच्चों, ध्यान से बेटा, ऐसी गलती मत करो। देखो, गोल्ड नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इज 0.03, तो उसका मतलब हुआ 0.03 मिलीग्राम रिक्वायर्ड है 10 ml गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, किससे, 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बेटा 0.03 मिलीग्राम अगर 10 ml को प्रोटेक्ट कर पा रहा है तो 100 ml को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना लगेगा, इसका 10 टाइम्स, तो 0.3 मिलीग्राम। आंसर सिंपल। देखिए इस चैप्टर के जो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है। मतलब अगर आपने जस्ट एक बार थ्योरी ढंग से पढ़ ली ना, आपको डेफिनेशन पता है कि गोल्ड नंबर किसको बोलते हैं, कोगुलेटिंग वैल्यू किसको बोलते हैं, तो नॉट इवन अ लाइन ऑफ कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, इन लैंग्वेज मॉडल ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस। मतलब लैंग्वेज मॉडल ऑफ अ
एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस। तो बताइए भी लैंग्वेज के केस में ये क्या होगा इसका आंसर? यस, अख्तर का आंसर आ गया सी, मनोज का भी आंसर आ गया सी। हाँ बेटा, स्पीड में गलती होती है पर धीरे धीरे स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना। देखो, तो लैंग्वेज मॉडल ने क्या बोला था कि थीटा इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP। फाइन, द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस कवर्ड। ऐसा बोला था? नहीं। द एड्सॉर्प्शन एट अ सिंगल साइट ऑन द सरफेस मे इन्वॉल्व मल्टीपल मॉलिक्यूल्स एट द सेम टाइम। नो। The mass of gas striking a given area of surface is proportional to the pressure of the gas. Yes, the mass of gas striking a given area of a surface is independent of the pressure of the gas. नहीं बेटा, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे ना। कम प्रेशर होगा तो कम मॉलिक्यूल आके सरफेस को हिट करेंगे, ज्यादा प्रेशर होगा और ऊपर से गैस का तो ज्यादा पार्टिकल्स आके सरफेस को हिट करेंगे, जिससे कि ऑब्वियसली बात है एड्सॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा। इसीलिए वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सी ऑप्शन सही बैठती है यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट वन, द कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग आयंस Na पॉजिटिव Al3 पॉजिटिव फॉर आर्सेनिक सल्फाइड सोल इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो बेटा सल्फाइड सोल कैसा होता है? जल्दी से 30 सेकेंड फॉर दिस वन। बेटा सॉलिड स्टेट भी कवर करेंगे, बस तू ऑर्गेनिक वर्क कंप्लीट करने दे। ऑर्गेनिक कंप्लीट करने का जो मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, पी ब्लॉक है, ठीक है। बेटा नेथ्रा, अरे ऑर्गेनिक की लेता हूँ ना, स्पेशल क्लासेस लेता हूँ। अभी देखो पीछे से मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री पे 2 क्लासेस ली थी, काफ़ी कुछ कवर करवाया था उसके ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर जो मैं लेने वाला हूं दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जो ऑर्गेनिक अपना चल रहा था वही कवर करेंगे हम सीधा। ठीक है, देखिए तो कोगुलेटिंग पावर कितनी होगी? जो सल्फाइड सोल है, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड है, सल्फाइड सोल इज अ नेगेटिव सोल। नेगेटिव सोल को कोगुलेट करने के लिए कैटायन चाहिए, तो कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा बेटा उतनी उसकी कोगुलेटिंग पावर होगी। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, चलिए, अंडर एम्बिएंट कंडीशंस विच अमंग द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट्स विल फॉर्म मिसल्स इन एक्वस सॉल्यूशन एट लोएस्ट मोलर कंसेंट्रेशन? गोल्ड नंबर नहीं बेटा, एनसीईआरटी में गोल्ड नंबर नहीं है। क्या आंसर? ओके, काफी बच्चों का आंसर ए आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि लोएस्ट मोलर कंसेंट्रेशन आपको चाहिए। ठीक है, मतलब मिसल बनाना है लोएस्ट मोलर कंसेंट्रेशन पे, मतलब हम चाहते हैं कि सीएमसी की वैल्यू लोएस्ट हो। बेटा कंसेंट्रेशन लोएस्ट होने का मतलब क्या है? कि कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही वो काम हो जाए। तो मिसल बेसिकली क्या होता है? कोलाइडल रेंज में उसको पार्टिकल को आना होता है। तो मैंने आपको बोला कि मेरे को इतना बड़ा पार्टिकल बनाना है। ठीक है, अगर मैं इतना बड़ा पार्टिकल बनाने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ना स्टार्ट करूं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, तो ये तो ज्यादा लगेंगे, है ना। अगर इतना छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के इतना बड़ा पार्टिकल बनाने लगूंगा तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स काफी ज्यादा चाहिए होंगे, तो एक हाई कंसेंट्रेशन चाहिए होगी। पर इसी साइज का पार्टिकल अगर मैं इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स को जोड़ के बनाना स्टार्ट करूं तो कंपैरेटिवली मेरे को कम नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए होंगे ना। तो मिसल को एक पर्टिकुलर साइज में आना होता है कि वो कोलाइडल रेंज में आए। तो अगर तुम्हें कंसंट्रेशन मिनिमम चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिनिमम चाहिए, तो हर एक पार्टिकल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, राइट।
तो सबसे बड़ा पार्टिकल यहां पर किसका है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है, पहले वाले का, सबसे लंबी चेन है ये, ठीक है। तो क्योंकि इसका इंडिविजुअल पार्टिकल ही ज्यादा बड़ा है दूसरों से, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो चाहिए होंगे इसके कम चाहिए होंगे। तो जब सीएमसी को लोएस्ट करना है तो यह देखना कि मॉलिक्यूलर मास उस चेन का मैक्सिमम होना चाहिए। जितना ज्यादा बेटा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही क्या होगा, लोअर होगी वैल्यू सीएमसी की, ठीक है। नेक्स्ट वन, the dispersed phase in colloidal iron hydroxide and colloidal gold is positively and negatively charged respectively। चलिए solve this question, 1 minute for this question। बेटा लास्ट क्वेश्चन में मैं ये बोल रहा था कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये होता है ना कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मिनिमम चाहिए तो मेरे को नंबर ऑफ मोल मिनिमम चाहिए, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो मेरे को उतना ही बड़ा पार्टिकल बनाना है, कोलाइडल पार्टिकल, पर उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल लगेंगे उसको बनाने के लिए वो मेरे को कम चाहिए, तो हर एक पार्टिकल थोड़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, है ना। तो जब कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन मेरे को मिनिमम करना है तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स मेरे को बड़े बड़े रखने हैं। तो जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतनी उसकी कंसंट्रेशन मेरे को कम लेनी पड़ेगी। देखो अब इस केस में क्या होगा, देखिए द डिस्पर्स्ड फेज इन कोलाइडल आयरन हाइड्रोक्साइड एंड कोलाइडल गोल्ड इज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज। ओके, मतलब एक पॉजिटिव सोल है और एक नेगेटिव सोल है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव सोल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोगुलेट्स, है ना। देखो कोलाइडल हाइड्रोक्साइड आयरन हाइड्रोक्साइड कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका FeOH थ्राइस है और ये आपका MgCl2 है। नहीं कोलाइडल गोल्ड है, सॉरी, सेकेंड वन इज नॉट MgCl2, दिस इज कोलाइडल गोल्ड, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोगुलेट्स द गोल्ड सोल मोर रेडिली देन द, देखो MgCl2 अगर डालेंगे बेटा ये नेगेटिव है, नेगेटिव को कोगुलेट कौन करेगा, उसका Mg2 पॉजिटिव आयन, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। पर अगर पॉजिटिव को कोगुलेट करना होगा तो उसका Cl नेगेटिव होगा जिस पर 1 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर मैं MgCl2 डालता हूं तो वो Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव देगा। तो इसको कोगुलेट करने के लिए मेरे पास 1 नेगेटिव चार्ज है पर आयन, इसको कोगुलेट करने के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज है पर आयन, तो इसकी कोगुलेशन होगी फास्ट। तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोगुलेट्स द गोल्ड सोल मोर रेडिली, यस दैट इज करेक्ट। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन Na2SO4 कोगुलेट्स, कॉजेज कोगुलेशन बोथ द सोल, यस उसमें कैटायन भी है एनायन भी है, तो ऑब्वियसली दोनों को कोगुलेट कर ही लेगा वो। मिक्सिंग द सोल्स हैज नो इफेक्ट, देखिए एक पॉजिटिव सोल है एक नेगेटिव सोल है, ऐसा कैसे होता है कि दोनों को मिक्स करेंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल होगा ना। प्रेसिपिटेशन हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है, पर ऑपोजिट चार्ज सोल को मिक्स करने से कोगुलेशन होती है। फिर कोगुलेशन इन बोथ सोल कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, यस पढ़ा ही हमने, इलेक्ट्रोफोरेसिस से कोगुलेशन होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। चलिए जल्दी से बच्चों 30 सेकेंड फॉर दिस वन। Not employed. वाओ, क्वेश्चन ये बेटे ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा आपने कि व्हेन विल यू स्टार्ट सरफेस केमिस्ट्री। बस बेटा अगले साल, बस अगले साल लगभग इसी टाइम के आसपास हम स्टार्ट कर देंगे सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। देखो तो इलेक्ट्रोडायलिसिस से प्यूरिफिकेशन करते हैं, यस डायलिसिस से भी करते हैं, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन से भी करते हैं, पेप्टाइजेशन से तो आप प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सोल बनाते हो, तो ये आपका प्यूरिफिकेशन के लिए यूज नहीं होता।
नेक्स्ट वन, मेटल्स लाइक सिल्वर एंड कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड इन द कोलॉइडल स्टेट बाय, किससे मिलेंगे भाई ये दोनों? जल्दी से। ओके, ऑब्वियसली बात है, सिल्वर सोल, कॉपर सोल, गोल्ड सोल किससे बनते हैं? ब्रेडिक आर्क मेथड, स्टार्टिंग में भी किया था ये वाला क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हमने। नेक्स्ट वन, द गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ए बी सी डी आर गिवन, उनकी प्रोटेक्टिव पावर का ऑर्डर क्या होगा? चलिए जल्दी से। ठीक है, देखो जिसका गोल्ड सोल मिनिमम है, मतलब सॉरी उसका गोल्ड नंबर मिनिमम, उसकी प्रोटेक्टिव पावर मैक्सिमम है, तो ये आ गया आपका ए बी सी और डी। डी का मिनिमम वैल्यू तो डी सबसे आगे आएगा, एक में ही आगे दिया, और ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे पीछे आएगा, तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट वन, यस दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। मिसल्स आर फॉर्म्ड बाय, ये प्रीवियस ईयर आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इट्स अ प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चन। देखिए, मिसल्स आर फॉर्म्ड बाय सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स अबव द सीएमसी, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, एंड द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल डिक्रीजेस शार्पली एट सीएमसी, क्योंकि सीएमसी से पहले वो सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा था, डिफरेंट डिफरेंट आयंस थे, उनकी अपनी अपनी कंडक्टिविटी थी, कंडक्टेंस थी, बट एट क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन ऑल द आयंस और मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वन मिसल। तो अब वो इंडिविजुअल मूवमेंट शो नहीं कर सकते, तो देयर कंडक्टिविटी विल शार्पली ड्रॉप। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, बट दैट इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट वन। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट 2 इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर और एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो ये प्रीवियस ईयर आईआईटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा टाइम हो रहा है नेक्स्ट क्लास के लिए, तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, आप होमवर्क में उसको कर लेना। ठीक है, तो बच्चों बाकी अब लेक्चर को डन करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री इज कंप्लीटेड। तो अगर आप बच्चों ने सरफेस केमिस्ट्री के पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, वहां पर जाके कवर करिए। 11th की क्लासेस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चलती 7 to 10 PM। 12th की क्लासेस फ्राइडे सैटरडे संडे अगेन 7 to 10 PM, राइट। एंड जाते जाते अगर कोई भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब्सक्राइब जरूर करना है, एंड share with the hashtag JLiveDaily, and you can also find us on the Insta. ठीक है, you can also tag me in the post whenever you share. Fine. तो बेटा जहां पर भी आप शेयर कर सको, कल आपको बताया था नमो सर ने, मैंने भी आपको बताया था कि शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट द कंटेंट दीज लेक्चर्स रीच द राइट ऑडियंस। जिन बच्चों को जरूरत है उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी से जल्दी ले लो, सोचो मत ज्यादा, एंड JEE Live कोड जरूर यूज करना है। और जो मोस्ट वैल्यूएबल सब्सक्रिप्शन है, जो सबसे काम किए हैं, 1 year and 2 year, दे आर द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। फाइन, दैट इज ऑल, डन किया जाए। चलिए, और बाकी दिवाली पे भी लेक्चर चलते रहेंगे, मैं आपको मिलूंगा, कल भी मिलूंगा, यहाँ पे लाइव भी मिलूंगा। तो अगर आपके कुछ जनरल डाउट्स होंगे कल बात करेंगे, एंड तब तक के लिए हैप्पी दिवाली इन एडवांस। दिवाली वाले दिन भी बात करेंगे। ठीक है, ओके गाइज, गुड नाइट, बाय।